हमारा आज का टॉपिक है पैराफ्रेजिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी ऑडियंस, पर्पस और टोन को अलाइन करके अपनी राइटिंग के गोल्स अचीव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि पैराफ्रेजिंग होती क्या है, ये हम करते क्यों हैं और वो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक अच्छी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1, व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग? Paraphrasing is a restatement of a quotation using your own words. It is a tool for fair use of another person's writing. It involves a reproduction of the original author's ideas in your own words without removing any information. In simple words, जब आप किसी भी टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझ के उसके मेन आइडिया को ग्रैस्प करके उसको अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। यहाँ पे जो फेयर यूज़ वाले वर्ड्स यूज़ हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पैराफ्रेजिंग में हमेशा जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसको उस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है। ऑल्दो वर्ड्स और स्टाइल आपके अपने होते हैं, लेकिन स्टिल आइडिया एक डिफरेंट ऑथर का है और उसको क्रेडिट देना ज़रूरी होता है। जब आप किसी दूसरे ऑथर का काम विदाउट क्रेडिट और उन्हीं वर्ड्स में कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो प्लेजरिज्म में फॉल करता है। लेकिन अगर आप उस आइडिया को समझ के अपने अल्फाज में दोबारा लिखें और साथ ही साथ जो ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट भी दे दें तो वो पैराफ्रेजिंग होती है और इसको इनकरेज किया जाता है। इसमें ध्यान में ये चीज़ रखी जाती है कि किसी किस्म की कोई डिटेल मिस ना हो। ये समराइजिंग से इसी तरह डिफरेंट होती है कि इसके अंदर तमाम डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। स्लाइड नंबर 2, व्हाई डू वी पैराफ्रेज? Point A, paraphrasing encourages you to focus on the original meaning behind a piece of writing. Rephrasing an idea in your own words involves a genuine mental effort. It might not be possible to paraphrase a text without actually understanding the main thought behind a passage. इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप किसी टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक चीज़ को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से तब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। Therefore, paraphrasing basically shows your understanding of a text. यहाँ पे आपकी प्रॉपर मेंटल एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं बरक्स इसके कि खाली आपने कोई वर्ड्स को या आइडियाज़ को कॉपी किया हो। पॉइंट बी, इट शोज़ योर कमांड ओवर लैंग्वेज एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेरियस आइडियाज़ एक्यूरेटली। सबसे पहला पॉइंट रिलेट कर रहा था कंटेंट और आइडियाज़ से, दूसरा पॉइंट रिलेट करता है ओरिजिनलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज के साथ। उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी अपनी लैंग्वेज कैसी है। जब आप एक पैराफ्रेज टेक्स्ट प्रेजेंट करते हैं उसमें ना सिर्फ आपके कंप्रीहेंशन स्किल्स यूटिलाइज होते हैं बल्कि आपके राइटिंग स्किल्स भी नज़र आते हैं। क्या आप इस तरह के डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को खुद से प्रॉपरली एक्सप्रेस कर लेते हो? क्या आपकी लैंग्वेज में कोई एक्यूरेसी के एरर्स तो नहीं है? क्या आप में ये एबिलिटी है कि आपको अगर कोई आइडिया दिया जाए आप उसको अपने वर्ड्स में प्रोड्यूस कर सको? ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं पैराफ्रेजिंग से। Point C, it requires you to give credit to the original author through citations. पैराफ्रेजिंग के एंड में ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना मस्ट होता है। आप अगर ओरिजिनल ऑथर मेंशन ना करें तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है। किसी भी दूसरे शख्स का काम अपने काम के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के दो इश्यूज होते हैं। एक तो ये कि वो आइडिया किसी दूसरे का होता है और दूसरा उसके वर्ड्स और उसका स्टाइल दूसरे ऑथर का होता है। आप इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करते हो थ्रू पैराफ्रेजिंग। आप ना सिर्फ उसके आइडिया को खुद समझ के रिप्रोड्यूस करते हो अपने स्टाइल में बल्कि साथ आप ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट भी देते हो थ्रू साइटेशंस। पॉइंट डी, प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी टू योर आर्गुमेंट। जब भी आप एक आर्गुमेंट डेवलप करते हैं तो उसमें आप वेरियस स्टडीज़ को गो थ्रू करते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आर्गुमेंट को बिल्ड किया जाता है। एक बात होती है हवा में तीर जो चलाया जाता है और एक बात होती है जिसको प्रॉपरली आपने स्टडी किया होता है, जिस पे आपने वेरियस ओपिनियंस को पढ़ा होता है और उसके बाद आप उस हवाले से कोई बात करते हो। एकेडेमिया में आप कोई भी बेसलेस बात नहीं कर सकते, उसको आपने किसी न किसी दूसरे आर्गुमेंट की सपोर्ट देनी होती है। इस तरीके से आपकी जो पैराफ्रेजिंग होती है, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है वो बेशक कोई आर्टिकल है, बेशक कोई एसे है, उसको स्ट्रेंथन करती है। उसके अंदर मुख्तलिफ स्कॉलर्स का, मुख्तलिफ रिसर्चर्स का काम आप ऐड कर सकते हो। याद रहे कि आपके पास कोटेशन की एक लिमिट होती है। मसलन आप 10% या 20% अपनी राइटिंग के अंदर किसी दूसरे काम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उस सूरत हाल में आप पैराफ्रेजिंग यूज़ करते हो। ये जो लिमिट होती है, आप कितने % कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं, ये स्पेसिफाई आपको ऑलरेडी की होती है। पॉइंट ई,
You need to develop an ability to present ideas in different ways to make them more suitable for your own arguments and achieve your own writing goals. Imagine a paper or an essay full of quotations from different writers only. Do you think that would make a good piece of writing? Your writing should sound like you. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा पर्पस, ऑडियंस और टोन एब्सोल्युटली अलाइंड होनी चाहिए ताकि हम अपने राइटिंग गोल्स को अचीव कर सकें। अब वो राइटिंग गोल्स क्या हैं ये आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जो हम डिफरेंट ऑथर्स और राइटर्स का काम अपने काम में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं वो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली किसी और ऑडियंस के लिए किसी और टोन में लिखी होगी। उसको अपनी राइटिंग के साथ सूटेबल बनाने के लिए पैराफ्रेज करना ज़रूरी होता है। आइडिया बेशक सेम हो लेकिन उसकी स्टाइल, उसकी टोन हमने अपनी ऑडियंस के हिसाब से लिखनी होती है। अगर आप मुख्तलिफ ऑथर्स का काम सिर्फ अपने काम के अंदर कॉपी पेस्ट कर दें तो वो एक पैच वर्क सा बन जाता है, उससे आपकी राइटिंग में जान नहीं आती। एक वो जो ऑथर्स वॉइस होती है वो आपके राइटिंग के अंदर नहीं आती। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप आइडिया ज़रूर लें, इंस्पिरेशन आप ज़रूर लें मुख्तलिफ सोर्सेज से, लेकिन उसको लिखें खुद से। स्टाइल आपका होना चाहिए। स्लाइड नंबर 3, हाउ टू पैराफ्रेज। यहाँ हमने पैराफ्रेजिंग के मुख्तलिफ तरीके डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप सिनोनिम्स यूज़ करते हो। जो वर्ड्स आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखे हुए हैं आप वो यूज़ नहीं करते। इसके अंदर सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप ओवर पैराफ्रेजिंग भी नहीं करते। यहाँ पे मसलन कुछ की वर्ड्स हैं, मसलन हार्ट, वहाँ पे आप हार्ट ही लिखोगे, वहाँ पे आप कार्डियक मसल नहीं लिखोगे। You must do a very reasonable use of synonyms. Point number 2, rearrangement of ideas into a different order. एक पैराग्राफ में एक सीक्वेंस में एक चीज़ें बताई हुई हैं, आप उस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको शुरू में ले आएँ, जो कम इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें उनको आप बाद में रख लें। पॉइंट नंबर 3, चेंज ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म्स। अब इसके अंदर वो बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने इंग्लिश 1 में पढ़े थे। हम देखेंगे किस तरह से उनको यूज़ करते हुए हम एक ही बात को डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सबसे पहले है जी चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, हारिस इज़ लीडिंग द प्रोजेक्ट, और अगर इसी को हम पैसिव कर दें, द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग लेड बाय हारिस। डिफरेंट तरीक़ों से बात हुई है लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। फ़र्क इतना है कि फर्स्ट सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में हमारा फोकस था जो बंदा एक्शन कर रहा है उस पे, हारिस पे, और जो पैसिव सेंटेंस है उसमें हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है प्रोजेक्ट पे क्योंकि वो शुरू में आ गए। इस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक राइटिंग का स्टाइल चेंज कर लेते हैं लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए। पॉइंट बी, चेंज ऑफ सेंटेंस टाइप्स। सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स। हम इन सेंटेंसेस की टाइप्स चेंज करके और इनको तोड़ के भी स्टाइल में डिफरेंस ला सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। फॉर एग्जांपल, वी वर जॉइंड बाय एसन, द मीटिंग हैड फिनिश्ड बाय दैट टाइम। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं और इससे अगली जो एग्जांपल है उसके अंदर देखें, एसन जॉइंड अस आफ्टर द मीटिंग। दोनों ये वाली जो ऑप्शंस हैं इसमें मीनिंग सेम है, सिर्फ सेंटेंस टाइप्स डिफरेंट हैं। पॉइंट सी, चेंज इन वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश 1 का पहला ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको 8 मेजर वर्ड क्लासेस बताई गई थी। इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन। आप एक टेक्स्ट में जो वर्ड क्लासेस हैं उनको चेंज करके भी अपने स्टाइल के अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज़ अ प्रोफेशनल राइटर और अहमद राइट्स प्रोफेशनली। ये दोनों मीनिंग सेम कन्वे कर रहे हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले सेंटेंस में राइटर जो है वो नाउन है और दूसरे सेंटेंस में राइट्स ये एज अ वर्ब यूज़ हो गया। पहले सेंटेंस में प्रोफेशनल जो है वो एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी बता रहा है राइटर की। दूसरे सेंटेंस में प्रोफेशनली एक एडवर्ब है जो कि क्वालिटी बता रहा है राइट्स यानी कि एक वर्ब की। इस तरीके से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज ला के पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। सिमिलरली, पॉइंट डी, चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। For example, direct speech, Ali said, comma, inverted commas, I am writing an email, inverted commas close. इसको जब आप indirectly लिखेंगे तो आप कहेंगे Ali said that he was writing an email. अब एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में मीनिंग सेम है, सिर्फ स्टाइल चेंज हो रहा है और यही रिक्वायरमेंट है आपकी पैराफ्रेजिंग की। दैट्स इट जी। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो
या किसी पॉइंट पे कोई बात समझ ना आई हो तो इस रिकॉर्डिंग का वहाँ पे टाइम नोट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसको डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।